हेलो स्टूडेंट्स। अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का रिवीजन कर रहे थे। तो अपन ने काफ़ी एडजस्टमेंट्स पढ़ लिए थे। आज इसका लास्ट लेक्चर है जिसमें आपको मैं लास्ट के जो एडजस्टमेंट बचे हैं वो समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट से, डेट इज मैनेजर्स कमीशन। डेट इज मैनेजर्स कमीशन। देखो मैनेजर्स कमीशन का क्या है एडजस्टमेंट। मैनेजर्स कमीशन का एडजस्टमेंट ये है कि आपने सपोज करो कि आपका बिजनेस है, उसमें आपने किसी मैनेजर को क्या कर रखा है, अपॉइंट कर रखा है। मैनेजर को क्या कर रखा है, अपॉइंट कर रखा है। और हम उस मैनेजर को एज अ रेमुनेशन अपने नेट प्रॉफिट में से कमीशन देते हैं। जो भी नेट प्रॉफिट होता है बिजनेस में, उस नेट प्रॉफिट में से एक सर्टेन परसेंटेज हम उसको क्या करते हैं, कमीशन देते हैं एज अ रेमुनेशन। तो अब इस एडजस्टमेंट में अपन ये पढ़ रहे हैं कि अगर आपने बिजनेस में किसी मैनेजर को अपॉइंट किया हुआ है और उसको एज अ रेमुनेशन अगर आप कोई क्या दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, तो ये कमीशन पहले तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और दूसरा कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और दूसरी बात इसको हम बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मैनेजर को आप कमीशन दे रहे हो तो मैनेजर को कमीशन दिया जाता है नेट प्रॉफिट में से। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है वो आपको पता है कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट में से क्या होता है, मैनेजर्स को कमीशन दिया जाता है। अब ये मैनेजर्स कमीशन अपन दो तरीके से दे सकते हैं, दो में से किसी एक तरीके से दे सकते हैं। पहला तो क्या होता है कि मैनेजर्स कमीशन इज गिवन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। हमें मैनेजर को कमीशन देना है किस पे, नेट प्रॉफिट पे। कौन सा नेट प्रॉफिट, जिसमें से अभी तक मैनेजर्स कमीशन माइनस ना हो रखा हो। बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, हमें मैनेजर को कमीशन देना है किस पे देना है, नेट प्रॉफिट में। कौन सा नेट प्रॉफिट, जिसमें से अभी तक हमने मैनेजर्स कमीशन चार्ज नहीं कर रखा हो, उस नेट प्रॉफिट में से हमें मैनेजर्स को क्या करना है, कमीशन देना है। तो कैसे निकालेंगे, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, परसेंटेज आपको बता रखी होगी, 10%, 5%, जो भी बता रखा होगा, तो इंटू रेट अपॉन 100। और दूसरा होता है कि मैनेजर्स को, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि मैनेजर्स को कमीशन देना है किस पे, नेट प्रॉफिट। कौन सा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। कि मैनेजर्स को कमीशन देना है किस पे, नेट प्रॉफिट पे। लेकिन वो कौन सा नेट प्रॉफिट होगा, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब वो वो नेट प्रॉफिट जिसमें से आपने मैनेजर्स कमीशन चार्ज कर रखा है, माइनस कर रखा है, उस नेट प्रॉफिट में से आपको मैनेजर्स को क्या देना है, कमीशन देना है। तो अब ये कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, देखो एक एग्जांपल समझाता हूं। अब हमारे पास जो प्रॉफिट होगा हमेशा बिफोर मैनेजर्स कमीशन ही होगा। आप जो प्रॉफिट निकालोगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल करेंगे, फिर इस क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो आपका क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये नेट प्रॉफिट क्या है, बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, मैनेजर्स को कमीशन देना है किस पे, नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, विच इज आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। वो नेट प्रॉफिट जिसमें से हमने मैनेजर्स कमीशन चार्ज कर रखा है, माइनस कर रखा है, उस नेट प्रॉफिट में से हमें मैनेजर्स को क्या देना है, कमीशन देना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। सपोज करो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितने का है, 22,000। ये कौन सा नेट प्रॉफिट है, ये है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन चार्ज करने से पहले का जो नेट प्रॉफिट है वो 22,000 रुपीज का है। अब आपको मैनेजर्स कमीशन देना है लेकिन किस पे, जो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन हो उस नेट प्रॉफिट पे। मतलब वो नेट प्रॉफिट जिसमें से मैनेजर्स कमीशन चार्ज कर रखा है, माइनस कर रखा है, उस नेट प्रॉफिट में मैनेजर्स को कमीशन देना है। तो ये कौन सा प्रॉफिट है, ये तो नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। तो कैसे निकालेंगे, सपोज करो मैनेजर्स को 10% कमीशन देना है किसमें से, और नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, विच इज आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। तो मैंने माना, क्या माना मैंने, कि जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर मैनेजर्स कमीशन वो 100 रुपीज का है। जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर मैनेजर्स कमीशन वो कितने का है, वो 100 रुपीज का है। तो आपको कमीशन देना है मैनेजर को 10%, किसका 10%,
वो नेट प्रॉफिट जो आफ्टर मैनेजर्स कमीशन हो। तो 100 का 10% यानी 10 रुपीज का मैनेजर्स कमीशन हो गया। सब उसको मैनेजर्स कमीशन की रेट 10% है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन 100 था, इस प्रॉफिट पे आपको मैनेजर को 10% कमीशन देना है, तो 10 रुपीज का कमीशन हो गया। तो इस नेट प्रॉफिट में हम ये मैनेजर्स कमीशन को अगर दोबारा ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। तो ये नेट प्रॉफिट क्या था जिसमें से मैनेजर्स कमीशन माइनस हो रखा था, तो आपने यहाँ पे मैनेजर्स कमीशन को दोबारा ऐड कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। अब आपको ये नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है 22,000, ये क्या चीज है, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, और ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जब नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन कितना है 110 है, तो आपका मैनेजर्स कमीशन कितने का है, आपका मैनेजर्स कमीशन कितने का है 10 का। यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं अपन, मैक्स में पढ़ा था। जब आपका मैनेजर्स कमीशन अगर नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन अगर आपका 1 रुपी होगा, तो मैनेजर्स कमीशन कितना हो जाएगा 10/110। और नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन अगर 22,000 है, कितना है 22,000 है, तो मैनेजर्स कमीशन कितना हो जाएगा 10/110 इंटू 22,000, तो आपका मैनेजर्स कमीशन कितना आ गया 2,000 रुपीज का आ गया। अब देखो ये कंसेप्ट तो ये है इसका, अदरवाइज का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है रटने का, डेट इज कि अगर ये आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर्स कमीशन कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100 प्लस रेट। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो क्या हो गया, अगर ये बिफोर चार्जिंग है तो मैनेजर्स कमीशन कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और अगर ये आफ्टर चार्जिंग है तो मैनेजर्स कमीशन कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। अब ये जो मैनेजर्स कमीशन है ये आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन ये अभी तक आपने पे नहीं करा, नेक्स्ट बात है ये नेट प्रॉफिट भी देना है, तो नेट प्रॉफिट निकलने के बाद ही पे होगा, तो ये अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी आपने पे नहीं करा है, बट खर्चा तो करंट ईयर का है वेदर पेड और नॉट। हम करंट ईयर के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना 2,000, और ये अभी तो पे नहीं करा बट फ्यूचर में पे करना है मैनेजर को, तो 31 मार्च को ये हमारी लाइबिलिटी हो गई, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना 2,000, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना 2,000। बताइए समझ में आया क्या, तो ये आपका होता है क्या मैनेजर्स कमीशन, समझ में आ गया। तो अगर बिफोर है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। अब कई बार क्वेश्चन में सिंपल लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि मैनेजर्स कमीशन इज गिवन ऑन नेट प्रॉफिट एट द रेट 5%। अब बता नहीं रखा बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग, तो साइलेंस के केस में आप उसको बिफोर चार्जिंग मानेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। समझ में आई बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये कैलकुलेट करने के लिए एमसीक्यू में भी आ सकता है, और ये आपका जो मेन क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है, मान के चलिए आएगा। ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अच्छे से करना है इसको। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, एक ऐसी लायबिलिटी जिसका अराइज होना फ्यूचर के किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है। एक ऐसी लायबिलिटी जिसका अराइज होना फ्यूचर के किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है, तो वो आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 25 मार्च को मेरी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, और फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया तो एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, उसको इंजर्ड हो गया वर्कर, और इंजर्ड हो गया तो मैंने उसको एज अ कंपनसेशन 5 लाख रुपीज पे करे, लेकिन वो वर्कर मुझे कह रहा है मुझे कंपनसेशन में 8 लाख रुपीज चाहिए। मैंने कितना दिया 5 लाख, वो मुझसे कितना मांग रहा है 8 लाख। मैंने कहा भैया 5 लाख ही दूंगा मैं तो। उसने क्या करा, मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि
इनकी फैक्ट्री में काम करते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं परमानेंट डिसेबल हो गया, ये मुझे 5 लाख कंपनसेशन दे रहे हैं जो कि कम है, मुझे तो 8 लाख रुपीज चाहिए, उसने मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस कर दिया। अब क्या हुआ, अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, 31 मार्च आ गई, बट अभी तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, क्या मुझे वो एक्स्ट्रा 3 लाख का कंपनसेशन देना या नहीं देना। तो अगर मैं फ्यूचर में जब भी कोर्ट का डिसीजन आएगा, तो अगर मैं कोर्ट केस हार गया तो मुझे ये 3 लाख का और एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना पड़ेगा, और अगर मैं कोर्ट केस जीत गया तो मुझे ये 3 लाख का कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो 3 लाख रुपीज है, ये 31 मार्च को मेरी क्या कहलाएगी, कंटीजेंट लाइबिलिटी कहलाएगी। तो एक ऐसी लाइबिलिटी जिसका अराइज होना फ्यूचर के किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड है। जैसे यहाँ पे जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, तो इसमें फ्यूचर इवेंट क्या हो गया, कोर्ट का डिसीजन, कि अगर मैं कोर्ट केस हार गया तो मुझे कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, और अगर मैं और कोर्ट केस सॉरी अगर मैं हार गया तो मुझे ये 3 लाख का एक्स्ट्रा कंपनसेशन देना पड़ेगा, और कोर्ट केस अगर मैं जीत गया तो मुझे ये 3 लाख का कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ेगा। तो 31 मार्च को ये हमारी क्या कहलाएगी, कंटीजेंट लाइबिलिटी कहलाएगी। समझ में आ गई बात। तो देखिए क्या लिखा है, इफ एनी पॉसिबल लाइबिलिटी विल अराइज इन फ्यूचर फ्रॉम द पास्ट इवेंट। तो यहाँ पे पास्ट इवेंट मेरा क्या था, मेरी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, इट इज माई पास्ट इवेंट, बट इट विल बी कंफर्म on occurrence or non-occurrence of an uncertain future event or any past liability that will arise in future which is not recorded at present because इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों, बिकॉज इट इज नॉट श्योर that such liability will arise in future, then it is an contingent liability. तो ये जो contingent liability it is not recorded in the books of accounts, हम इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, बस बैलेंस शीट के नीचे एक नोट डालकर, इसको बोलते हैं फुट नोट, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट डाल के इसको प्रेजेंट किया जाता है, बाकी और कहीं पे भी हम इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते। तो जैसे अपन ये बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के नीचे इस तरीके से नोट डाल के लिख देंगे कंटीजेंट लायबिलिटी अमाउंटिंग टू रुपीज इतना। तो कंटीजेंट लायबिलिटी को बुक्स में कहीं शो नहीं किया जाता, इसको केवल बैलेंस शीट के नीचे इस तरीके से नोट डाल के हम लिखते हैं। समझ में आ गया। तो ये हमारा एडजस्टमेंट था कंटीजेंट लायबिलिटी। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि समटाइम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, अपने फिक्स एसेट्स को परचेज करने में जो खर्चे करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट्स को परचेज करते टाइम जो खर्चे करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिक्स एसेट परचेज करने के बाद उस पर आपने कोई बहुत हैवी अमाउंट का खर्चा कर दिया जिससे या तो आपके बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है या आपके बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने के लिए हमेशा फिक्स एसेट अकाउंट क्या होता है, डेबिट किया जाता है। अब आपने क्या करा, किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट उसको ट्रीट क्या कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने क्या करा कि अपनी कोई मशीन इंस्टॉल कराई और मशीन के इंस्टॉलेशन के समय आपने वेजेस पे करी, तो मशीन को कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हैं उसको रेडी टू यूज में लाने तक का जितना भी खर्चा होता है ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मशीन के इंस्टॉलेशन में जो वेजेस आपने पे करी इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको क्या करना था, एंट्री पास करनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। आपने उस मशीनरी की जगह वेजेस अकाउंट को क्या करा, डेबिट कर दिया। तो वेजेस आपका क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो यानी था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने इसको ट्रीट क्या कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, और इसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाते हैं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को पे करने की एंट्री क्या होगी, जो भी खर्चा हो रहा है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, और फिर इसको या तो ट्रेडिंग या पीएनएल में दिखाया जाता है। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंस डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में आएगा, और इनडायरेक्ट है तो कहाँ आएगा, पीएनएल में। अब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो आप क्या करेंगे, वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको तो माइनस करेंगे और उसको कहाँ दिखाओगे, अब अपनी बैलेंस शीट की असेट साइड में इसको क्या करोगे, शो करोगे। समझ में आई बात, कि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ डेबिट किया है उसको तो हटाओगे, पीएनएल से या ट्रेडिंग में अगर डेबिट कर दिया है तो वहां तो उसको माइनस करेंगे, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये कहाँ शो होगा, बैलेंस शीट में शो होगा, तो आप उसको बैलेंस शीट की असेट साइड में क्या करोगे, शो करोगे। समझ में आई बात। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपने गुड्स सेल करे, डिस्पैच भी कर दिए, मतलब भिजवा दिए कस्टमर के यहाँ पे, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा। अब गुड डिस्पैच हो गए मतलब क्लोजिंग स्टॉक में से तो माइनस हो चुके होंगे, क्लोजिंग स्टॉक में से तो माइनस हो चुके होंगे। लेकिन ये जो आपने सेल करी, इस सेल को रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो सेल को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? सपोज करो क्रेडिट सेल करी है, तो क्या एंट्री होती है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। ये एंट्री आप करी नहीं, आप करना ही भूल गए, लेकिन क्योंकि कुछ डिस्पैच हो गए, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में से तो माइनस कर दिया, लेकिन इस सेल्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो वापस वही डेटर और सेल्स अकाउंट तो ओपन होंगे नहीं, तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट क्या करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इससे एक तो आपकी बैलेंस शीट में डेटर इंक्रीज हो जाएंगे, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो सेल्स है वो आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी अनरिकॉर्डेड सेल्स के नाम से। ठीक है ना? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स परचेज इंक्लूडेड इन द स्टॉक। गुड्स खरीदे, स्टॉक में तो इंक्लूड कर लिया, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, बट हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदने के बाद हमने उसको अपने स्टॉक में भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन ये जो परचेज करी इसकी एंट्री नहीं करी। तो परचेज करने की एंट्री क्या होती है? सपोज करो क्रेडिट परचेज करी है, तो एंट्री पास होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये एंट्री करना भूल गए, अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद याद आया है, तो अब परचेज अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट तो ओपन होगा नहीं, तो अब इसका डायरेक्ट एडजस्टमेंट कहाँ पे करोगे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो परचेज कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आप अपनी परचेज में ये परचेज ऐड कर देंगे। और क्रेडिटर कहाँ दिखाते हो? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटी होते हैं, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अपने क्रेडिटर्स में इसको क्या करोगे? आप ऐड कर दोगे। समझ में आ गई बात? नाउ लास्ट एडजस्टमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अब सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने क्रेडिट सेल करी, आपने क्रेडिट सेल करी और अपने कस्टमर को ये बोलकर क्रेडिट सेल करी है कि अभी आप ले जाओ गुड्स, ले जाओ घर ले जाओ अपने, अगर आपको पसंद आए तो रख लेना, अदरवाइज हमने उसको एक टाइम दिया, सपोज करो 10 डेज का, अदरवाइज 10 डेज के अंदर इन गुड्स को वापस हमें रिफंड कर जाना, लौटा जाना, हम वापस ले लेंगे आपसे। तो ऐसी जो सेल होती है उसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कि हमने कस्टमर को गुड्स सेल करे, और क्या बोलकर सेल करें? कि अच्छे लगे, पसंद आ जाए तो आप ये रख लेना, और नहीं पसंद आए तो विद इन अ 10 डेज या 15 डेज के अंदर इन गुड्स को हमें वापस लौटा जाना। ठीक है? तो ऐसी जो सेल होती है इसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अब ऐसी सेल को हम बुक्स में रिकॉर्ड कब करते हैं? जब सेल की जाती है ऑन अप्रूवल बेसिस, तो सेल्स को बुक्स में कब रिकॉर्ड किया जाता है? सेल को बुक्स में तब रिकॉर्ड किया जाता है या तो कस्टमर की तरफ से अप्रूवल आ जाए, कस्टमर बोलते हैं हाँ ये गुड्स में रख रहा हूं, तब जाके इसको एक्चुअल सेल हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर कस्टमर को जो दिया गया टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाए। हमने 10 दिन का टाइम दिया था कि 10 दिन दे रहा हूं, पसंद आए तो रखना, अदरवाइज 10 दिन के अंदर वापस लौटा जाना। 10 डेज पूरे हो गए, कस्टमर ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो हम मानेंगे अब ये सेल हो गई, तो आफ्टर 10 डेज हम उसको बुक्स में एज एक्चुअल सेल्स क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अगर आपने गुड्स सेल करें एज एन अप्रूवल बेसिस, तो ऐसी सेल्स को हम बुक्स में कब रिकॉर्ड करते हैं? जब या तो कस्टमर को दिया गया टाइम पीरियड पूरा हो जाए, या कस्टमर की तरफ से अप्रूवल आ जाए, जब जाके इसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उससे पहले हम इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, और ये जो स्टॉक आपने सेल करा है इसको हम अपने क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट मानते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक अंटिल, जब तक कस्टमर की अप्रूवल नहीं आ जाती या उसको दिया गया टाइम पीरियड पूरा हो नहीं जाता। अब यह एडजस्टमेंट क्या है? इसका एडजस्टमेंट ये है कि हमने सेल करे गुड्स अप्रूवल बेसिस पे। सपोज करो हमने 10,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स 12,000 में सेल करे ऑन अप्रूवल बेसिस, ऑन अप्रूवल बेसिस। अब अभी तक कस्टमर की ना तो अप्रूवल आई है, ना उसको दिया गया टाइम पीरियड अभी पूरा हुआ है, ना तो अप्रूवल आई ना टाइम पीरियड पूरा हुआ, तो यानी इसको आपको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करना था, बट हमने कर लिया।
बट हमने इसको एज अ एक्चुअल सेल्स बुक्स में क्या करा, रिकॉर्ड कर लिया, हमने एंट्री पास कर दी, क्या, डेटर अकाउंट डेबिट 12,000 टू सेल्स अकाउंट कितना 12,000। और जब इसको सेल्स मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, अपने क्लोजिंग स्टॉक में से भी हटा दिया होगा कि भैया सेल हो गई है, तो आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक में से भी माइनस कर दिया होगा, क्या, जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 10,000, तो आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक में से 10,000 रुपीज भी माइनस कर दिए होंगे, स्टॉक में से भी उसको हटा दिया होगा। लेकिन क्या बताया, अभी ना तो कस्टमर की अप्रूवल आई है, ना उसको दिया गया टाइम पीरियड पूरा हुआ है, तो भैया ये तो सेल ही नहीं है। तो सेल ही नहीं है तो मतलब ये आपको एंट्री पास नहीं करनी थी, डेटर टू सेल, और प्लस ये आपके क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है, तो आपको यहाँ पे इसको अपने क्लोजिंग स्टॉक में से भी अभी माइनस नहीं करना था, बट ये सब कर दिया हमने। तब इसका एडजस्टमेंट करना है, इन सबको रिवर्स करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे आपका ट्रेडिंग बैलेंस शीट है, एक एक चीज की बात करते हैं। सबसे पहले एंट्री पास करिए, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो यहाँ पे डेटर अकाउंट डेबिट करके आपके डेटर्स बढ़ गए 12,000 से, जबकि मेरा डेटर है ही नहीं अभी, क्योंकि इसको तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना था, तो यहाँ पे डेटर है ही नहीं मेरा, 12,000 से डेटर नहीं है। तो डेटर कहाँ दिखाते हैं, डेटर हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो इस बैलेंस शीट के अंदर ये जो डेटर्स शो हो रहे हैं, इसके अंदर 12,000 के ये डेटर्स भी इंक्लूडेड होंगे, जबकि ये डेटर अभी मेरा है ही नहीं, ये अभी एक्चुअल्स में सेल हुई नहीं है, तो इसको यहाँ पे लेस कर देंगे, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस कितना 12,000। ऐसे यहाँ पे आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया, तो आपकी सेल्स के अंदर ये सेल इंक्रीज, आपकी जो टोटल सेल है उसके अंदर ये 12,000 की सेल्स इंक्लूडेड है, जबकि ये सेल है ही नहीं, क्योंकि अभी तक कस्टमर की अप्रूवल नहीं आई और ना उसको दिया गया टाइम पीरियड पूरा हुआ है। तो सेल्स कहाँ दिखाते हैं, सेल्स हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा होगा बाय सेल, और इस सेल्स के अंदर ये 12,000 की सेल्स इंक्लूडेड है, जबकि एक्चुअल सेल है ही नहीं हमारी, तो उसको लेस कर देंगे, लेस सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस कितना 12,000। और तीसरी चीज, आपने अपने आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक में से आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक में से भी ये 10,000 का स्टॉक माइनस कर दिया, जबकि अभी आपके क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट है, अभी तक कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दी है और ना उसका दिया गया टाइम पीरियड पूरा हुआ है, तो ये भी आपका स्टॉक का ही पार्ट है। तो स्टॉक का दिखाते हैं, स्टॉक को अपन एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, तो आपने स्टॉक में से 10,000 का स्टॉक माइनस कर दिया, जबकि आपके स्टॉक का पार्ट है, तो दोबारा यहाँ ऐड कर दोगे क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 10,000। और दूसरा स्टॉक का दिखाते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, उसमें हम ऐड कर देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस कितना 10,000। तो इसके 4 जगह ट्रीटमेंट हुए, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। समझ में आई क्या बात, तो ये था आपका सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो यहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं। अब कल अपन इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे, तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपके टर्म 2 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से अराउंड मान के चलिए 10 to 12 मार्क्स का पेपर 100% आएगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, कल अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।